रिकॉर्डिंग ऑन है। नमस्ते सभी को, जय हिंद। आज हम लोग अपना क्लास 9th सिविक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान, और डिज़ाइन मतलब क्या होता है? डिज़ाइन मतलब एक प्रारूप होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो इस चैप्टर में हम लोगों को पूरा मतलब कि अपने भारत देश और साउथ अफ्रीका पूरा सबके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो जय हिंद एंड नमस्ते सभी को। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के चलते क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। ठीक, नमस्ते नमस्ते ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले तो पूरा चैप्टर हम लोग आसान भाषा में पढ़ेंगे, बस आपको आधा घंटा, ओनली 35 मिनट्स आपको कंसंट्रेशन के साथ, बस कहीं इधर उधर मत जाइएगा। पूरा चैप्टर आसानी भाषा में समझ जाओगे, आसान भाषा में समझ जाओगे। तो सबसे पहले तो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, शुरुआत करते हैं। कि पहले तो यहाँ पे दिखा दिया गया है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है जिसपे सारे नियम, सारे कानून, ये सब लिखे रहते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत सारे देश की गतिविधियां चलती हैं और कानून के तहत ही सारी सरकार चलती हैं, सारे नियम बनते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो संविधान क्या है? संविधान एक लिखित नियमों का एक बुक है, सिंपल सी बात, उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो देखो लिखा हुआ है अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ अ कंट्री इज गवर्नड एंड एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, ठीक, दैट एक्सप्लेन हाउ कंट्री इज गवर्नड। गवर्नड मतलब कैसे देश में शासन चलेगा, सिंपल सी बात। ठीक, ये परिभाषा क्लियर हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। और फिर इसके बाद बताया गया है कि वाई कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी, क्यों संविधान की ज़रूरत है? तो पहला पॉइंट तो प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब कि संरक्षण होता है। इट लिमिट्स द पावर टू द गवर्नमेंट सो दैट अथॉरिटी इज नॉट मिसयूज्ड एंड सिटीजन्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड, मतलब कि सरकार की जितनी भी शक्तियां हैं उन पर कंट्रोल, उन पर नियंत्रण बनाने का काम किसका है? संविधान का। संविधान के अधीन रहकर ही आपको काम करना पड़ेगा, है ना। प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सिटीजन्स, मतलब नागरिकों के अधिकार को बचा के रखने का काम है ना। नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तभी एक देश जो सुचारू रूप से सही तरीके से चल पाएगा, है ना। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, पता? कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपको जो बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि एक डिक्टेटरशिप क्या होती है। डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की, एंड मोनार्की के बाद एक मोनार्की, और डिक्टेटरशिप, मोनार्की, और एनार्की भी एक टर्म होता है। एनार्की मीन्स होता है लॉलेस गवर्नमेंट होती है। जिस भी देश में लॉलेस गवर्नमेंट है ना, लॉलेस, उसको हम लोग कहेंगे एनार्की है, वहाँ पे अराजकता है। मोनार्की मीन्स क्या होता है? रूल बाय किंग और क्वीन, है ना, रूल बाय किंग और क्वीन। और डिक्टेटरशिप मीन्स क्या होता है? रूल बाय डिक्टेटर, किसी भी तानाशाह के द्वारा चलाया जाना, जो चलाई जाती है शासन, उसको हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप। ठीक, तो हमने पढ़ा अभी तक, डेफिनेशन पढ़ी संविधान की। डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ रिटन रूल्स, जिससे कंट्री कैसे एक्सप्लेन हाउ अ कंट्री इज गवर्नड, मतलब कि कैसे पूरे देश को अधिनियमित करके हमें सही तरीके से चलाना है। ठीक, प्रोटेक्शन मीन्स कि कैसे हमारे जो अधिकार हैं उनको बचा के रखता है। ठीक, सरकार की जो शक्तियां हैं उन पर नियंत्रण रखता है, सिंपल सी बात। ठीक 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 ठीक। ट्रस्ट क्या है? इट क्रिएट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, मतलब अलग अलग जाति में जो
जाति मतलब कि अलग अलग कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, सब पे एक भरोसा है कि संविधान है तो हमें अपना अधिकार और हमेशा सही न्याय मिलेगा, ये एक भरोसा जो है वो ट्रस्ट है। ठीक है, प्रोटेक्शन किससे कि कोई भी अथॉरिटी मीन्स कोई भी गवर्नमेंट जो है वो मिसयूज नहीं करेगी अपनी पावर का, और नागरिकों को अपना अधिकार, नागरिकों के उनके अधिकार की रक्षा करता है। सिंपल सी बात, यही प्रोटेक्शन में बताया गया है। तो अभी तक इस पेज से शायद आपको समझ में आया होगा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बस इतना ही लिख के आ जाएगा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हो क्या? लिख सकते हैं ना? 3 लाइन तो हो ही जाएंगी, 3 लाइन से ज़्यादा आप लिख नहीं पाते हैं। फिर हमें एक इसी कहानी के चलते चलते एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की एक बैकग्राउंड स्टोरी बताई गई है साउथ अफ्रीका की, कि यहाँ पे कैसे अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम मतलब कि ऐसा सिस्टम था कि मतलब कि यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की मीन्स जात वो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन था। ठीक है, ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं नस्ल, नस्ल भेदभाव, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक, तो मतलब कि यहाँ पर क्या था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में ये मतलब जितने भी सारे राइट्स थे वो वाइट लोगों को, मतलब कि जितने भी सफ़ेद मतलब गोरे लोग हैं वो, और ब्लैक लोग जो थे उनको एक अलग हीन भावना से देखा जाता था। ठीक, तो जितने भी राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स किसके पास है? वाइट लोगों के पास, मतलब बेसिकली जो थोड़े फेयर हैं। ठीक, और ब्लैक लोगों को एक अलग, जैसे कि अपने भारत देश में नहीं पहले दलित लोगों के साथ ट्रीटमेंट किया जाता था, वैसे उनके पास ना बेसिक राइट्स हैं और उनको थोड़ी हीन भावना से देखा जाता था। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ। ऑपरेशन ब्लैक्स वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज, जहां पर सफ़ेद लोग यानी कि जहाँ पे थोड़े थोड़े गोरे लोग रह रहे हैं उस जगह पर काले लोग का जाना आना मना है। ठीक, ये ठीक। दूसरी बात क्या है, सेग्रीगेशन में बताया गया है सेपरेट स्कूल्स, मतलब सेग्रीगेशन का मतलब होता है बेटा अलगाव, अलग करना किसी चीज़ से। ठीक है, सेपरेट स्कूल्स मतलब उनके स्कूल अलग थे, उनका हॉस्पिटल और उनके वो पब्लिक टॉयलेट को यूज नहीं कर सकते थे। जो अगर वाइट यूज कर रहे हैं वो ब्लैक्स लोग यूज नहीं कर सकते थे, वरना उन पे कुछ गलत ट्रीटमेंट होता था उनके साथ। ठीक, कोई भी बेसिक राइट्स नहीं थे। ब्लैक पीपल कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रीटमेंट, और ये जो ट्रीटमेंट चल रहा था मतलब जो ऐसा उनके साथ ट्रीट हो रहा था इसका भी अपोज नहीं कर सकते थे। समझ रहे हो ना कितना पहले के टाइम पे ही, पहले के टाइम की बात बताई गई है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, इसी का अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं। तो हो सकता है कि आपका शॉर्ट नोट में पूछ ले कि व्हाट इज अपार्थाइड सिस्टम, तो पता होना चाहिए। ठीक, फिर एक बात बताई गई है कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में कि नेल्सन मंडेला जी, महान नेल्सन मंडेला जी ने ये अपार्थाइड सिस्टम जो था साउथ अफ्रीका में, वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर आपको बताया गया, थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो बोरिंग भी लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हम टू द टॉपिक बात करेंगे कि जो अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था इसका सबसे जो काले गोरे का भेदभाव चल रहा था, है ना, और जो अन्याय चल रहा था इसके खिलाफ बहुत शांतिपूर्ण मूवमेंट नेल्सन मंडेला जी के द्वारा रन कराया गया। ठीक है, और नेल्सन मंडेला जी ने इसमें बहुत मेन भूमिका निभाई है। सबसे मेन भूमिका किसकी है? नेल्सन मंडेला जी की। ठीक है, द प्रोमिनेंट लीडर हु फॉट अगेंस्ट द वाइट माइनॉरिटी रूल, जितने भी श्वेत मतलब वाइट श्वेत, हाँ श्वेती होंगे, जितने भी गोरे लोगों के द्वारा बनाए गए जितने भी नियम थे ना उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया, मतलब विरोध किया। ठीक, ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, और इनको जेल ही भेजा गया, क्योंकि जो भी कोई सही काम करेगा अगर अच्छे रास्ते पर चलता है लोगों को अवेयर करता है तो सिंपल सी बात है। ठीक, सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट, मतलब कि इनको मतलब कि वो नहीं होता कि पूरे जीवन काल की जो जेल होती है, आप लोगों को पता होगा क्या कहते हैं उसको, लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब कि पूरा जीवन भर। ठीक, 1964 में लग मतलब 28 साल इन्होंने रॉबिन आइलैंड प्रिजन में, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कितने ईयर तक और कौन से प्रिजन मतलब कि कौन सी जेल में, रॉबिन आइलैंड प्रिजन में इन्होंने अपने ये वहाँ पर गुजारे 28 साल, और उसके बाद
बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक अफ्रीका इन 1994, और प्रेसिडेंट बनते हैं 1994 में साउथ अफ्रीका के। ठीक, मतलब क्या रहा होगा बिलीव सिस्टम, आप सोचो कि 28 साल जेल में रहने के बाद भी कितना अच्छा, मतलब कम बैक, और कितनी मेहनत। हम लोग तो यहाँ पर 1 साल 2 साल बाद थोड़ा सा मतलब परेशान हो जाते हैं कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। हम्म 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 तो बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी में बताया गया है कि कैसे कैसे वहाँ पे संविधान बना है। ठीक है, और गोरे लोगों के खिलाफ उन्होंने कैसे जो काले लोगों को भी बराबर की समानता दिलाने में अपना भूमिका निभाई है। ठीक है, ये बताया गया। बर्थ ऑफ अ न्यू डेमोक्रेसी 1994 में, कि 1994 में साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप होता है। कॉम्प्रोमाइज क्या है? कॉम्प्रोमाइज में बताया गया, वाइट्स एग्रीड टू वन पर्सन वन वोट एंड सम बेसिक राइट्स फॉर पुअर वर्कर्स। जो वाइट्स मतलब कि जो गोरे लोग थे ना, वो एग्री हो गए, मतलब सहमत हो गए। ये सहमति दी कि वन पर्सन वन वोट, मतलब पहले के टाइम पे उनको वोट का भी अधिकार नहीं था, तो अब अब उनको वोट का भी अधिकार है। और कुछ बेसिक राइट्स अभी से फुल्ली नहीं बताया गया है, पुअर और वर्कर्स, मतलब गरीब और जितने भी वर्कर्स लोग हैं सबके लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक अच्छा डेमोक्रेसी चलेगी, एक अच्छी डेमोक्रेसी होगी। इक्वालिटी मीन्स ब्लैक एग्रीड दैट द मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। और इक्वालिटी मीन्स समानता की बात बताई गई कि ब्लैक लोगों ने ये बताया कि मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी की, मतलब ब्लैक मेजोरिटी भी जो लोग होंगे ना, तो वाइट माइनॉरिटी की वो टेरिटरी पे अपना हाथ नहीं डालेंगे, ये बताया गया है, सिंपल सी बात। ठीक, तो इन सब का क्या हुआ, इन सब की एक जो रिजल्ट, मतलब कि परिणाम बताया गया है कि हुआ क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाज बोर्न। मतलब कि जितनी डोसाइल वे में, मतलब कि जितना शांतिपूर्ण परिवर्तन संभव से संभव हुआ, वो बात करी गई। तो नया जो संविधान बन, मतलब बेसिकली जो नया संविधान में जो गोरे, सॉरी, काले लोगों को भी जो बराबरी का अवसर किसने दिलाया? नेल्सन मंडेला जी ने। कब बर्थ हुआ साउथ अफ्रीका में? 1994 में डेमोक्रेसी का। ठीक, ये पूछा जाता है। ठीक 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 ठीक। तो फिर उसके बाद ऐसे ही जब वहाँ की बात बताई गई है, तो ऐसे ही मतलब कि अपने इंडिया में भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताई गई कि ये पूछा जाता है हमेशा, किसी न किसी एमसीक्यूज में पूछ ही लिया जाता है कि व्हेन वी अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अडॉप्ट किया है। अडॉप्ट मीन्स होता है कि हमने उसको अंगीकृत कर लिया है, बस हमने आपको जैसे कि और रुको अभी बता रहे हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। ठीक, 26 नवंबर, जैसे कि सपोज आपको कोई गिफ्ट मिले। ठीक है, गिफ्ट क्या, आपने चलो कोई घर बनवाया। ठीक, घर बनवा लिया, घर, ठीक, ये घर बनवा लिया। ठीक, तो घर पे क्या किया कि घर बन के कब आपका रेडी हो गया, वो है 26 नवंबर 1949। ठीक, आपने किसी को टेंडर दिया, उसने बना के आपको रेडी कर दिया। और ऑफिशियली लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो ये डेट दोनों सेम रहती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया है। और ऑफिशियली लागू कब से किया है? 26 जनवरी 1950 से। ठीक, द डे इज दिस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ रिपब्लिक डे। और इसी दिन को हम लोग, जब से हमने संविधान को लागू किया है, इसी दिन को हम लोग 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाते हैं। इस बार कौन सा रिपब्लिक डे बनाया था हम लोगों ने? 77 नंबर। ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, है ना? 77th। फिर क्या बताया गया है कि फिर बात बताई गई है कि जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की रिलीजन्स हैं, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस हैं, और बहुत सारे कल्चर हैं। मतलब बेसिकली बहुत डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स मीन्स बहुत सारे ऑप्शन हैं,
डाइवर्सिटी का जो हिंदी मीनिंग होती है ना, डाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग होती है विविधता। डाइवर्सिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी के मीन्स होता है विविधता। आप ये समझ नहीं पाओगे, इस वजह से हमने बताया ऑप्शन। ठीक, डाइवर्सिटी की मीन्स होता है विविधता। और डाइवर्स नेशन मतलब कि बहुत सारे मतलब कि ऑप्शंस हैं, ये सिंपल सी बात समझो। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, भाषा हैं, रिलीजन्स हैं। रिलीजन्स भी मेनली अगर हम लोग देखें तो 5-6 रिलीजन्स हैं, है ना, जिसपे सबसे जो मेजॉरिटी पे वो हिंदू है। एंड कल्चर्स मतलब बहुत सारे रीति रिवाज और बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं। टू इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल वी नीडेड अ डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट। और भारत में तो संविधान होना चाहिए, क्योंकि भारत मतलब कि भारत की जो डाइवर्सिटी है इसको संभालने के लिए एक विस्तृत मतलब कि क्या डिटेल्ड, हाँ डिटेल मतलब विस्तृत एक रिटन डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसी के चलते जो भारत का संविधान है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। ये ऑप्शन कुछ बताए गए हैं। प्रिवेंट्स मतलब क्या होगा अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा? प्रिवेंट्स सेंटर स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो सेंट्रल मतलब कि अगर कोई दिल्ली और सपोज स्टेट यानी कि यूपी या यूके या एमपी, इन लोगों के बीच अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी बात को लेके, विवाद, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है विवाद, अगर है तो उसको ये संविधान मैनेज करेगा, है ना। प्रोटेक्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट, जो माइनॉरिटी मीन्स होता है जो कम लोग हैं। माइनॉरिटी मीन्स क्या है? माइनॉरिटी मीन्स जो कम लोग हैं। क्लियर गाइडलाइन फॉर गवर्नेंस, और जो रूल चल रहे हैं संविधान के आदर्शों को मतलब उनको पालन करते हुए सही से एक अच्छा शासन चलेगा, ये बताया गया है। ठीक, आगे चल के देखते हैं। प्रियम्बल की बात बताई गई हो कि प्रियम्बल, हाँ, प्रियम्बल मीन्स क्या होता है? प्रियम्बल मीन्स होती है प्रस्तावना। प्रियम्बल मीन्स क्या होता है? प्रियम्बल मीन्स होती है प्रस्तावना। देखो, चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप बुक लेके पढ़िएगा ज़रूर। प्रियम्बल का मीन्स होता है प्रस्तावना, एंड प्रियम्बल इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, प्रियम्बल का मीन्स होता है प्रस्तावना। अब देखो हम बता देते हैं, आपके एनसीईआरटी में एक एक वर्ड के बारे में बताया गया है, तो हम भी एक एक वर्ड के बारे में देखो प्रियम्बल में हम लोग पढ़ेंगे। जो मेनली हमारे पास 5 या 6 वर्ड हैं, उनके बारे में अभी हम देखो बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एक वर्ड है वो है सवरीन। ठीक, स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लीजिएगा, सवरीन। ठीक, सवरीन। और दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। दूसरा वर्ड है सोशलिस्ट। और तीसरा वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक। और चौथा वर्ड है सेकुलर। सेकुलर। एंड पांचवा वर्ड है हमारा, पांचवा वर्ड है पांचवा वर्ड है रिपब्लिक। तो ये 5 वर्ड हैं, इनका डिफरेंट डिफरेंट मतलब है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में थोड़ा सा टीचर बताते भी नहीं है और घुमा के पूछ लेते हैं। सवरीन का मतलब होता है कि हम, सवरीन का जो हिंदी मतलब होता है संप्रभु, ये आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि ये बेसिक हिंदी है। सबसे बड़ी समस्या तो ये हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती। तो पर्सनल होगा सर आप तो। हाँ, यही बात है। सवरीन का मतलब होता है संप्रभु, मतलब कि हम मतलब इंडिया किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है डिसीजन लेने के लिए। अगर इंडिया में कोई भी चीज़ बनना है, कोई भी रूल बनना है, तो मोदी जी किसी और से नहीं पूछेंगे जाके, है ना। तो इंडिया इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन। इंडिया इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन। लेकिन भारत के अंदर ये नहीं पता चला कि पाकिस्तान पे मार दिया बम। ठीक, वो भी मारेंगे जब। इंडिया इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन, मतलब डिसीजन मतलब अपना भी कोई निर्णय लेने में उनके पास अपनी खुद की किसी के बाध्य नहीं है कि जैसा आप कहोगे जी भैया वैसा मान लेंगे, है ना। दूसरा नंबर है सोशलिस्ट। मतलब सोशलिस्ट मीन्स होता है सामाजिक। सोशलिस्ट मीन्स वैसे होता है समाजवादी, है ना। तो यहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, ये बात बताई गई है। कौन सी? सोशल और इकोनॉमिकल एक्ट वो, लेकिन होता तो नहीं है। इकोनॉमिकल क्या होगा? इक्वालिटी होगी।
इक्वालिटी मीन्स समानता होगी। डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होगा? डेमोक्रेटिक मीन्स होगा, डेमोक्रेटिक जो वर्ड बना है वो वर्ड बना है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेटिक जो वर्ड बना है वो बना है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है अ सिस्टम, अ गवर्नमेंट जो रूल बाय पीपल, है ना। तो एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें जिसमें जो लोकतंत्र का मतलब यही होता है बेसिकली, जिसमें जनता के द्वारा वो रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाए, है ना। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्ट बाय पीपल, सिंपल सी बात, इलेक्ट बाय पीपल। और सेकुलर मीन्स, सेकुलर तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है कि कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हमें सभी जितने भी धर्म हैं उनकी इक्वल रिस्पेक्ट करनी है। नो मैटर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, सभी को हमें इक्वल रिप्रेजेंट कर, मतलब सभी को इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। कहीं पे सभी के पास सभी अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, सभी अपने रिलीजन्स की जितने भी पूजा पाठ जो भी हैं सब कर सकते हैं। रिपब्लिक मीन्स क्या होगा? रिपब्लिक मीन्स होता है गणराज्य, मतलब कि जो हेड होगा इसका, जो रिपब्लिक मीन्स यही होता है कि जो हेड होगा इसका वो इलेक्ट किया जाएगा। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। अच्छा, अपने जो स्टेट, मतलब यहाँ पे ये स्टेट वो वाला स्टेट मत समझ लीजिएगा, स्टेट एंड कैपिटल वाला। स्टेट मीन्स यहाँ से पूरे नेशन की बात हो रही है। हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। इलेक्टेड का मीन्स कि जो पूरे शासन को चला रहा है उसको इलेक्ट किया जाएगा। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? पीएम। ठीक, पीएम को भी तो इलेक्ट करते हैं सांसद। तो यही बताया गया है। तो अब अगर आप लोगों को हम दिखाएंगे वर्ड्स तो अब आप लोग समझ सकते हैं। देखो, प्रियम्बल की आइडियल्स कुछ, हाँ अब देखो, सवरीन का मतलब बताया गया है, सोशलिस्ट का मतलब बताया गया, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। चलेगा? दिखेगा? नहीं दिख रहा, पीला पेन, पीला नहीं दिख रहा, हरा तो दिखेगा। सवरीन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, मतलब लोगों के पास उनका अधिकार है कि कोई किसी जबरदस्ती, किसी से जबरन काम कुछ भी, मतलब कोई आप पे आधारित नहीं रहेगा। लोगों के पास उनके खुद के डिसीजन लेने के अधिकार हैं। ठीक। सोशलिस्ट मीन्स वेल्थ जनरेटेड सोशली शेयर्ड इक्वलिटी, मतलब कि इकोनॉमिकली और सोशली लोगों को बराबर दर्जा मिलेगा, समानता होगी। सेकुलर मीन्स कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सभी के रिलीजन्स पे रिस्पेक्ट की जाएगी। ठीक। डेमोक्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो रिप्रेजेंटेटिव हों उनको इलेक्ट किया जाए। इलेक्ट मीन्स चुनाव के द्वारा निर्वाचित किया जाए, सिंपल सी बात। ठीक। और रिपब्लिक मीन्स जो हेड ऑफ स्टेट हो वो इलेक्ट किया जाए, सिंपल सी बात। ठीक। ये प्रियम्बल में बताया गया है। तो पूछ लेते हैं कि प्रियम्बल की स्टार्टिंग कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। ये 5 जो मेन चीज़ हैं, मेन वर्ड हैं जो प्रियम्बल में मेंशन है, इनका मतलब पता होना चाहिए। ये मैंने बता दिया, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक। इसके बाद क्या बताया गया है? इसके बाद बताया गया है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में, कि जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, है ना, उसको कैसे विभाजन किया गया है, उसका कैसे सेपरेशन किया गया है। तो पहले नंबर पर है लेजिस्लेचर, फिर है एग्जीक्यूटिव, फिर है जुडिशरी। ठीक। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर को बेटा हिंदी में हम लोग कहते हैं विधायिका। ठीक। लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं विधायिका। ठीक। विधायिका जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं, जो मतलब कि कानून बनाने का काम करते हैं। ठीक। एग्जीक्यूटिव में वो लोग हैं जो लॉ को फॉलो कराने का काम करते हैं, इम्प्लीमेंट, है ना, इम्प्लीमेंट कराते हैं लॉ का। ठीक। फिर उसके बाद क्या है? जुडिशरी। जुडिशरी में वो लोग हैं जो देखेंगे क्या कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ये लोग अगर कहीं से काम सही नहीं कर रहे हैं तो इंटरप्रेट लॉ, मतलब कि कानून, मतलब कि न्याय दिलाने का काम किसका है? जुडिशरी का है। इंटरप्रेट लॉज। ठीक। अभी आप समझेंगे कि लेजिस्लेचर का काम क्या है? मेक द लॉज फॉर कंट्रीज, मतलब कि विधायिका का काम क्या है? कि लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाने का, लॉ मेकिंग। ठीक। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को फॉलो कराने का, लॉ को फॉलो कराने का। तो कैसे याद रखोगे? ई, ई के बाद क्या आएगा? एफ,
तो लॉ को फॉलो कराने का, ठीक। या तो ई से ऐसे याद कर लो, ई से इम्प्लीमेंट, ठीक है, याद कर लो बस। और जुडिशरी मीन्स कि इंटरप्रेट द लॉज, आई के बाद क्या आता है जे, ऐसे याद कर लो। द लॉज एंड गिव्स जस्टिस, कानून की जितनी भी व्याख्या करने का काम किसका है, जुडिशरी का काम है। कानून से रिलेटेड जितने भी आपको न्याय मिलेगा वो सारा किसके अंडर में आएगा, जुडिशरी के अंदर आएगा, ठीक। इतना समझ में आया। जुडिशरी के अंदर ही अंतर्गत ही देखो, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि 3 टाइप के कोर्ट होते हैं। एक सबसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, तो जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और फिर एक हाई कोर्ट होता है, जो मतलब मोस्टली हर स्टेट में होता है। और एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेजरली सभी में होते हैं, और हाई कोर्ट टोटल 25 है। आप कहोगे सर 28 तो स्टेट ही है, तो जैसे गोवा हो गया, है ना, तो गोवा का महाराष्ट्र में है। अंडमान निकोबार का जैसे पश्चिम बंगाल में है। तो बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे सूक्ष्म मतलब छोटे एरिया के हैं जिनका उनके नेबरिंग स्टेट में ही हाई कोर्ट है, सिंपल सी बात, ठीक। अपने यूपी का हाई कोर्ट, कहाँ पे है, प्रयागराज में, ठीक। सुप्रीम कोर्ट एकमात्र है, वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, ठीक। ये पता होना चाहिए आपको, इतना पता चला, ठीक। लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग का, एग्जीक्यूटिव लॉ फॉलो कराने का काम, जुडिशरी सारा न्याय से रिलेटेड काम, ठीक। हा 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 हा, ठीक 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 ठीक। फिर इसके बाद लेजिस्लेचर की बात बताई गई कि जो लॉ मेकिंग का काम है, तो लेजिस्लेचर के अंदर गत बात बताई गई है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कि 2 हाउस होते हैं, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। तो जो लोकसभा होती है उसको हम लोग हाउस ऑफ पीपल कहते हैं, और लोअर हाउस कहते हैं, क्योंकि लोकसभा के पीपल्स को हम लोग इलेक्ट करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। लेकिन ये जो राज्यसभा है, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको अपर हाउस कहते हैं, इनके मेंबर्स को हम लोग नहीं इलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर डिबेटिंग एंड पासिंग बिल्स, मतलब कि एक एक करके सबके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। एक सेकंड। तो जो लेजिस्लेचर का काम, बस इतना याद रखो, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग का, ठीक। 2 हाउस होते हैं, ठीक। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा होता है लोअर हाउस, क्योंकि इसी को मतलब जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो हम लोग वोट कर सकते हैं ना, लेकिन राज्यसभा में तो नहीं कर सकते हैं, तो ये अपर हाउस बड़े लोगों का, ठीक है, ठीक। लोकसभा की सीट बताई गई हैं, ठीक। मतलब मैक्सिमम सीट कितनी 550 हो सकती हैं, ये बताई गई है। राज्यसभा की कितनी हो सकती हैं, 250, ठीक। फिर आपको एज बताई गई होगी कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स होने चाहिए, और राज्यसभा का बनने के लिए देखो जाके बुक और खुद से सोचो, ठीक। फिर उसके बाद बताया गया है कि किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डिबेटिंग और पासिंग बिल्स। बिल्स में भी थोड़ा याद रखना कि सारे ऑर्डिनरी बिल्स जितने होते हैं वो कहीं से भी पास हो सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल्स, बिल्स मतलब देखो, अब इतना थोड़ा डिटेल में जाने की, बिल्स मतलब कि बेसिकली ये समझो कि संविधान में कोई भी हमें चेंज करने के लिए या कोई भी नया नियम लाने के लिए जो प्रपोजल है उसी को हम लोग बिल कहते हैं। फिर वो एक्ट बनता है, जाके फिर चेंजमेंट होता है। तो जो बिल्स हैं, ऑर्डिनरी मीन्स होता है सामान्यता कोई भी बिल्स कहीं पे भी लागू हो सकते हैं, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, बोथ लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जो मनी बिल है, जो मनी बिल है जो मनी बिल है वो केवल लोकसभा में ही पारित होगा, ठीक है, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। इसके बाद बताया गया है जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी मीन्स जो हमारा सारा न्याय से रिलेटेड काम करेगी। द गार्जियन, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि जितने भी हमारे जो जो संविधान है उसकी रक्षा करने का काम करता है। और हाईएस्ट कोर्ट कौन है, सुप्रीम कोर्ट होता है। प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वायलेटेड, मतलब कि हमारे जो अधिकार हैं उनको बचाने का काम, और ये देखते हैं कि कोई भी क्या हमारे जो मौलिक अधिकार जो हैं उनका कोई हनन तो नहीं हो रहा है, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार तो नहीं हो रहा है। वो सारा काम किसका है, जुडिशरी का, ठीक। फिर उसके बाद बताया गया है चेक कैन डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कि कोई भी ऐसे गैर संवैधानिक गतिविधि तो नहीं हो रही है, ये काम, ठीक 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 ठीक।
जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होती है न्याय लेने में, ये नहीं कि किसी एक तरफ झुकाव हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक, संविधान की रक्षा करती है, न्याय दिलाने का काम जुडिशरी का है, सिंपल सी बात। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की बात बताई गई है। फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार, ठीक, मौलिक अधिकार। पहले नंबर पर राइट टू इक्वालिटी है, फिर राइट टू फ्रीडम, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, फिर उसके बाद अलग अलग पार्ट 2। अच्छा, ठीक, बेसिकली पूरे ही आपके में देना चाहिए था। फंडामेंटल राइट्स मतलब क्या है कि मौलिक अधिकार की बात बताई गई है। मौलिक अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके कितने, राइट टू फ्रीडम 21, राइट टू इक्वालिटी 21 नहीं 22 है, और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल नहीं 21 ही है शायद, देख लीजिएगा। इसमें क्या है, आर्टिकल 22 से 23-24 है शायद, यही है, ठीक। और फिर इसके बाद एक एक करके बताएंगे। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम मतलब किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। और फिर 29 और 30 में कल्चरल एजुकेशन है, और ये 32 में, ठीक, 31 को हटा दिया गया है, अभी बताएंगे, ठीक। तो फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार की बात बताई गई है कि राइट टू इक्वालिटी मीन्स सभी के, इक्वालिटी मीन्स होती है समानता, समानता का अधिकार होगा, ठीक। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन मतलब कि संविधान के, कानून के नज़र में सभी लोग समान होंगे। बट ऐसा कहाँ होता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी ऊंच नीच किसी भी चीज़ से हो, ठीक। राइट टू फ्रीडम मतलब कि सभी को बोलने का अधिकार होगा असेंबली में, और कहीं पे भी अपने क्वेश्चन पुटअप करने का, स्वतंत्रता की बात बताई गई है। आर्टिकल आपका डेमोक्रेटिक राइट चैप्टर में इन सारे आर्टिकल्स को बड़े डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दिया गया, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। आर्टिकल 23 से 24 में क्या बताया गया, अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन मतलब आपका अगर शोषण हो रहा है कहीं पे भी, है ना, कि किसी बच्चे से अगर जबरन काम कराया जा रहा है, बैन फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड, किसी बच्चे से अगर ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है या किसी से जबरन काम कराया जा रहा है, किसी बड़े से भी, तो वो आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत आपके ये वो हैं, आपके मौलिक अधिकार हैं कि आपसे कोई काम नहीं करा सकता ज़बरदस्ती। तो ये मत कहना कि सर ज़बरदस्ती पढ़ा कैसे रहे घर वाले, है ना। अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन मतलब, और कहीं पे भी रिसाइड, ये आर्टिकल इस पे 19 में ही सब सेक्शन बताया गया, बहुत अच्छा, आप पढ़िएगा। रिसाइड एनीवेयर इन इंडिया, कहीं पे भी घूम फिर सकते हो, ये सब, लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो अभी डेमोक्रेटिक राइट वाले चैप्टर में हम बताएंगे, ठीक। फिर उसके बाद बताया गया है रिलीजियस फ्रीडम कि किसी भी आप रिलीजन की रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और किसी भी रिलीजन पे आप बिलीव कर सकते हो, सिंपल सी बात। कल्चरल एंड एजुकेशनल बताया गया है कि माइनॉरिटीज़ कैन प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ है ना, जो लोग कम हैं देश में, माइनॉरिटीज़ मीन्स होता है जैसे कि हिंदू ज़्यादा हैं, 79.8% हिंदू हैं, और 14.2% मुस्लिम्स हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। बढ़ गया होगा वो बात अलग है, अभी सेंसस नहीं है तो एक्यूरेट बता नहीं सकते हैं। तो जो कम लोग हैं जैसे कि ये मुस्लिम्स हैं और जैन हैं, जो बुद्धिज्म हैं, वो लोग भी अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। जैसे कि देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, और भी ऐसे LPU है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये सब ये बेसिकली ये मुस्लिमों के लिए है, और ये इसके लिए है, ये जिसमें तो सब लोग जाते हैं वैसे तो, और ये वैसे चंडीगढ़ में है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में बताया गया है पावर टू मूव टू कोर्ट इफ एनी राइट इज वॉलेटेड मतलब आर्टिकल 32 में ये बात मेंशन करी गई है, आर्टिकल 32 में ये बात मेंशन करी गई कि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है, न्याय में, कोर्ट में जा सकते हो अपना न्याय मांगने के लिए। आर्टिकल 32 के तहत ही 5 टाइप की रिट्स जारी होती हैं, वो शायद आपके सिलेबस में अभी नहीं मेंशन है, मेंशन होता तो देखते, ठीक। ठीक है,
इसके बाद क्या बताया गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा किसने, आर्टिकल 32। तो पूछा जा सकता है, बहुत मतलब फेवरेट टॉपिक, फेवरेट अगर एमसीक्यूज है कि विच आर्टिकल टू बी नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो यू सेड आर्टिकल 32, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट मेक फंडामेंटल राइट इन्फोर्सेबल। और इन्फोर्सेबल मतलब कि ये परिवर्तनशील है, ठीक है। विदाउट इट अदर राइट्स वुड बी जस्ट वर्ड ऑन अ पेपर, मतलब कि अपरिवर्तनशील है, ठीक। डीपीएसपी और फेडरलिज्म के बारे में जानना है, फिर इसके बाद शायद आपका चैप्टर खत्म होने की तरफ चलता है। हाँ ठीक, तो डीपीएसपी अभी तक देखो, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। डीपीएसपी के बारे में बात करने से पहले, डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। एसपी का मतलब होता है, ये देखो डीपी, ये इसका मतलब क्या है डायरेक्टिव, पी का मतलब क्या है प्रिंसिपल, और ये एसपी कहाँ से है, इसका मतलब होता है स्टेट पॉलिसी, ये है स्टेट, और इसका मतलब क्या है, इस पी का मतलब है पॉलिसी, है ना। तो हिंदी में कहते हैं राज्य की नीति निदेशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फेडरलिज्म का मतलब आपको पता ही होगा, फेडरलिज्म मतलब कि फेडरलिज्म एक आइडियोलॉजी है, जिस भी वर्ड के लास्ट में आईएसएम आ जाए तो वो आइडियोलॉजी होता है। फेडरल मीन्स होता है संघ, संघ मीन्स यूनियन, और फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद, जो सब में एक मतलब कि जो पावर का डिवीजन होता है ना, सेंट्रल से स्टेट के बीच में, उसी आइडियोलॉजी को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, सिंपल सी बात। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बोला क्या गया है, सीधे सीधे बताइए ना सर। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ये आर्टिकल 36 से 30, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। अच्छा ये बात बताना भूल गया कि आर्टिकल जो 31 है उसको हटा दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 31 में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो आपको डेमोक्रेटिक राइट वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे अच्छे से, राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, ठीक। अभी शॉर्ट में समझ लो कि अगर ए और बी दो लोग हैं और आपके नाम पे कोई ज़मीन है, तो पहले ऐसा था कि आप किसी एक को देना चाहें तो दे सकते थे, लेकिन अब वो हट गया है, अब आपको दो बराबर। अभी बताएंगे उसके बारे में, जब डेमोक्रेटिक राइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक। गाइडलाइन टू द गवर्नमेंट टू इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक, मतलब ये बनाए किस लिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, फ्यूचर में अगर कोई लोक कल्याण काम के लिए, लोक हित के काम के लिए फ्यूचर में अगर हमें कोई आर्टिकल्स ऐड करने पड़ेंगे तो हम डीपीएसपी से ले लेंगे, ठीक। समझ में आया ना। और ये भी बताया गया है कि जैसे कि इसमें एग्जांपल बताया गया है, फ्री एजुकेशन, और क्या बताया गया, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बट मोरली बाइंडिंग, कि ये जो डीपीएसपी है ना, किसी भी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, किसी भी कोर्ट के द्वारा नहीं लागू किए जा सकते हैं, कोर्ट के द्वारा नहीं लागू किए जा सकते हैं। फिर बात करेंगे फेडरलिज्म की, फेडरलिज्म एक आइडियोलॉजी है जैसा कि हमने बता दिया था, ठीक। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड सेंटर एंड द स्टेट्स, मतलब फेडरलिज्म की आइडियोलॉजी ये कहती है कि जो शक्ति है उसको केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित करके रखना चाहिए, सिंपल सी बात। उसमें यूनियन लिस्ट कौन से होंगे, जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नियम बनाएगी, उसको हम लोग यूनियन लिस्ट कहेंगे, सिंपल सी बात। और स्टेट लिस्ट क्या होगी, जिसपे स्टेट की गवर्नमेंट सारे विचार करेगी कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, कैसी उत्तर प्रदेश पुलिस में कब क्या नौकरी निकालनी है। और कॉन्करेंट लिस्ट क्या होगी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कुछ सब्जेक्ट होंगे स्पेसिफिक, उस पर काम करेगी, ठीक है। इतना समझ गए, इतना समझ गए क्या, इतना ही फेडरलिज्म। कंक्लूजन में क्या बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन चांस विद द नीड ऑफ द सोसाइटी, अमेंडमेंट्स। हाँ अमेंडमेंट्स क्या होता है, अमेंडमेंट्स मीन्स होता है बेटा कि संशोधन। टोटल अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं,
इस वजह से होते हैं क्योंकि अगर किसी भी मतलब लोगों के द्वारा, समाज के द्वारा अगर ये लगे कि ये नया नियम बनना चाहिए संविधान में, तो वो संविधान संशोधन द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा वो जोड़ा जाता है आर्टिकल, ठीक है, अमेंडमेंट। जितने भी आप जैसे कि आर्टिकल 21A देखोगे, ठीक है, आर्टिकल 21A में ये बताया गया है कि जो 6 to 11 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स है ना, 6 to 14 ईयर्स है ना, उनके लिए फ्री एंड मैंडेटरी मतलब नेसेसरी एजुकेशन है, मतलब फ्री मतलब निशुल्क, और नेसेसरी मतलब अनिवार्य शिक्षा उनको करानी ही करानी है। तो ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था ये। It ensure democracy, protect unity and guide the government. It is the supreme law of the land. मतलब कि ये सब जो बताया गया है कि संविधान का महत्व बताया गया है और अमेंडमेंट बताया गया है कि समय अनुसार जो संविधान में जो हमें बदलाव देखने को मिलते हैं वो हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े जाते हैं। डीपीएसपी क्या है, फ्यूचर के लिए, लोक कल्याण काम के लिए हम जोड़ेंगे, ठीक है। उसमें एजुकेशनल राइट हो सकते हैं, उसमें इक्वल वेजेस के लिए इक्वल पे होता है, मतलब इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस, एंड फेडरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसमें पावर डिवीजन की बात करी गई है सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में। सब्जेक्ट्स आप देख लीजिएगा, आर्टिकल 32 को हमने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, और ये सारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक। जुडिशरी क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, लॉ मेकिंग क्या होता है, ठीक। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल होती है, जिनके लोगों को हम लोग जैसे विधायक हैं, है ना। जैसे एक बात याद कर लो, जैसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे, सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, जैसे सेंट्रल लेवल पे लोकसभा है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे लोकसभा है, और वैसे ही स्टेट लेवल पे होती है विधानसभा, ठीक। और जैसे सेंट्रल लेवल पे राज्यसभा होती है, वैसे ही स्टेट लेवल पे होती है विधान परिषद, बस इतना याद रखो। तो जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम पीएम को इलेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो हम सीएम को इलेक्ट करेंगे 2027 में, और विधान परिषद के चुनाव में, और राज्यसभा के चुनाव में, ठीक है। ये सब बातें भी हम लोग और भी अगर आगे कोई चैप्टर पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना पता होना चाहिए था आपको, ठीक। तब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।